Good evening, everyone. So far we have discussed up to order 5 और order 5 हमारा in continuation में है. Order 5 में हमने आपको ये सिखाया था कि issue of summons and service of summons के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. अब issue of summons से related यानी कि रूल 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. अभी रूल 9 से हमें स्टार्ट करना है. अब भाई हम आगे कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे? सर्विस ऑफ सम्मन्स के बारे में सीखेंगे कि सम्मन की सर्विस होती कैसी है. जैसे हमने वहां पे पढ़ लिया था कि भाई फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स डिफेंडेंट को 30 दिन के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट अपना दायर करना होगा. तो हमें ये भी तो बात समझनी है ना कि सम्मन्स कब माना जाएगा कि सर्व हो गया. तो रूल 9 से हमें बता रहे हैं ये डिलीवरी ऑफ सम्मन्स बाय कोर्ट. पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि सम्मन्स की डिलीवरी किसके द्वारा की जाएगी. ऑब्वियसली बात है, मार्जिनल नोट आपके सामने लिखा है. रूल 9 का ये बोलता है कि बाय कोर्ट, डिलीवरी ऑफ सम्मन बाय कोर्ट. एक एक चीज याद करनी है हमें. सम्मन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पूरा का पूरा ऑर्डर या आप सेक्शंस कह लें जो था, 3 सेक्शंस हमने पढ़े थे सम्मन्स के रिगार्डिंग. तो ये रूल भी एज वेल ऑर्डर भी आपके इंपॉर्टेंट है. वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट. अब यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई है इन्होंने कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है तो क्या होगा, है ना. डिफेंडेंट जो अवॉइड कर रहा है सम्मन्स को, लेना नहीं चाहता तो क्या होगा, तो क्या वे आउट है कोर्ट के पास. डिफेंडेंट घर छोड़ के भाग गया, है ना. डिफेंडेंट आउटसाइड जुरिस्डिक्शन रह रहा है तो क्या होगा. क्या कभी ऐसा होगा कि प्लेंटिफ भी डिफेंडेंट को सम्मन इशू कर सकता है? मे बी क्वाइट पॉसिबल. यस, अब मैं एक दूसरे को जानते हैं, हमारे दोनों के बीच लड़ाई हो गई तो मैं प्लेंटिफ हूँ, ये डिफेंडेंट है, मैं भी कोर्ट से बोल सकता हूँ साहब हमें दे दो, हम ही पहुंचा देंगे, जानता हूँ उसका घर, आप परेशान हो गए, आप हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे, बगली में तो रहता है मेरे. बोल सकता हूँ मैं कोर्ट से. लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कोर्ट सिर्फ आप ही को देगी, कोर्ट अपनी तरफ से तो इशू करेगी ऑफिशियली. इन एडिशन ऑफ दैट यस कोर्ट में डू सो, कोर्ट में गिव यू ऑल्सो, और आप करिए उसको सर्व. लेकिन कोर्ट भी करेगी. ये मत सोचना कोर्ट सिर्फ आपको दे देगी, आपके भरोसे रहेगी कि जाओ करो आप, ऐसा नहीं. इन एडिशन टू होगा, इन एडिशन टू आप मांग सकते हैं. चलिए ये सब बातें जो हमने बोली देखते हैं रूल वाइज, इसको हम लीगल लैंग्वेज में देखते हैं. ये कह रहा है वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट in which the suit is instituted or has an agent resident within that jurisdiction who is empowered to accept the service of summons. Summons shall, unless the court otherwise directs, be delivered or sent either to the proper officer to be served by him or one of his subordinate to or to such courier services as are approved by the court. Obviously बात है ये कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट जिस कोर्ट में सूट दायर किया गया है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रह रहा है, या वो नहीं तो वो उसका एजेंट रह रहा है ना, उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जिसको उसने एक मतलब पावर दे दिया था कि भैया तुम हमारी तरफ से सम्मन्स को सब ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना. द सम्मन्स, तो उस केस में जब तक कोर्ट कुछ और ना बोले हमेशा सम्मन्स जो है डिलीवर किए जाएंगे या किसी प्रॉपर ऑफिसर को सेंड कर दिया जाएगा, है ना, डिलीवरी करने के लिए कि आप उस डिफेंडेंट को दे दो, या उस ऑफिसर के सबऑर्डिनेट, वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट और सच कोरियर सर्विसेज एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, या एक कोरियर सर्विसेज को दे दिया जाएगा जैसा कि कोर्ट अप्रूव्ड की हो, है ना, एक ऐसे कोरियर सर्विसेज को दे दिया जाएगा. जनरली स्पीड पोस्ट से करते हैं, या उनका जो गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट होते हैं, डाक खाना होता है आपके घर, उसके थ्रू करवाते हैं, या इनके ऑफिसर्स होते हैं वो ले जाते हैं, प्रॉपर ऑफिसर होता है, उसका काम ही होता है सर्व करना. तो ये हमने रूल 9 पढ़ लिया, डिलीवरी ऑफ सम्मन बाय कोर्ट, कोर्ट के थ्रू डिलीवरी कैसे होगी. सब इसी में सब रूल 2 देख लेते हैं. प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट अदर देन दैट in which the suit is instituted and where he is such an officer the summons may be sent to him in such manner as the court may direct. ये कह रहे हैं जो प्रॉपर ऑफिसर है वो कोर्ट का ऑफिसर हो सकता है. ये जरूरी नहीं कि जिस कोर्ट में सूट दायर किया गया उसी कोर्ट के ऑफिसर को आप प्रॉपर ऑफिसर कहेंगे, नॉट लाइक दिस. वो किसी और कोर्ट का भी ऑफिसर हो सकता है, ठीक है. अगर वो किसी और कोर्ट का ऑफिसर है तो सम्मन उसे कैसे दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, जैसा कोर्ट डायरेक्ट उसको करे उसी तरीके से उसी मैनर में वो ले जाएगा और सर्व करेगा, ठीक है. 3 में देख लीजिए. सर्विसेज ऑफ सम्मन्स में बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयरऑफ बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू. ये कह रहे हैं सर्विसेज ऑफ सम्मन्स में बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी. अब रूल 1 में हमने ये पढ़ा कि कोर्ट इशू करेगी, अपने प्रॉपर ऑफिसर को देगी. अब यहाँ सब रूल 3 में हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई प्रॉपर ऑफिसर को मिल गया, ठीक है, सम्मन्स की कॉपी. अब वो सर्व कैसे करेगा, डिलीवरी कैसे देगा. कह रहे हैं मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयरऑफ by registered post acknowledgement due addressed to the defendant or his agent empowered to accept the service, or by speed post or by such courier services as are approved by the High Court
or by the court referred to in sub rule 1 or by any means of transmission of documents including fax messages, electronic mail service provided by rules made by the high court. ये कह रहे हैं ये तरीके हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि एक तो समन्स या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ले नहीं जाते कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ले जाते। स्पीड पोस्ट में क्या होता है, स्पीड पोस्ट में भी वही होता है, सेम चीज होता है। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब जाएगा, वो एक्नॉलेजमेंट ले लेगा, साइन करवाता है आपका कि भैया आपके नाम पर कुछ आया है, आपसे साइन करवा लेता है, एक्नॉलेजमेंट ले लेता है ना। और डिफेंडेंट को एड्रेस हमेशा होना चाहिए ना, कि उस पे जो एड्रेस लिखा टू तो डिफेंडेंट का नाम, ठीक है, या उसके एजेंट को एड्रेस करना होगा, जो एजेंट जो डिफेंडेंट ने जिसको एम्पावर किया उसका नाम रहेगा। बाय स्पीड पोस्ट भी हो सकते हैं, सम्मन को भेजा जा सकता है, ये सब चीजें याद करने वाली है। बाय सच कोरियर जैसे कि हाई कोर्ट ने अप्रूव किया हो या कोई और अदर कोरियर एक्सेप्ट स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, ठीक है, मेल से भी भेजा जा सकता है, यानी कोर्ट में बैठे बैठे कोरोना के टाइम कोई भी कोर्ट जो है किसी भी डिफेंडेंट को, किसी भी पर्सन को मेल से अगर सम्मन भेज दे तो वो वैलिड होगा इस पर सीपीसी के प्रावधान के अनुसार, है कि नहीं। अच्छा बताइए व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं क्या कोर्ट, व्हाट्सएप पे भेज दिया, अगर अपना साइन इन करके सील लगा के उसका स्कैन किया डॉक्यूमेंट का और व्हाट्सएप से भेज दिया डिफेंडेंट को, मान लिया जाएगा कि सर्विस हो गई है सम्मन की। बताइए एनीवन ऑफ यू, क्या इस पे कोई जजमेंट है? अच्छा ये सब रूल कौन बनाता है? जैसे मान लिया अभी सीपीसी में इतना ही लिखा है, मान लिया कि यूपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये रूल बना दे कि चलो यूपी में अगर जितने भी कोर्ट्स हैं वो व्हाट्सएप पे भी सम्मन भेज सकते हैं, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ तो ऐसा व्हाट्सएप की बात नहीं आई है। Provided that the service of summons under this sub rule shall be made at the expenses of the plaintiff, ठीक है, जो भी सम्मन सर्व किए जाएंगे वो प्लेंटिफ के खर्चे पे किए जाएंगे, सम्मन सर्व किए जाएंगे इस सब रूल के तहत। देखो भाई व्हाट्सएप से किए जा सकते हैं, स्पीड पोस्ट से कॉमन ना ले तो, सम्मन ना ले तो। अच्छा सर आपने जे के लिए अटेम्प्ट नहीं किया कभी? नहीं, मैंने 2 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ एकांश। स्पीड पोस्ट से सम्मन ना ले तो ठीक है कर सकते हैं। ऐसा जो ही नहीं कि पहले स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोर्ट स्पीड पोस्ट से नहीं भेजे, कोर्ट कह रहे हैं मैं सिर्फ इसको सम्मन कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, हो गया, क्या जरूरत है स्पीड पोस्ट करने की, खर्चे करने की। तो जैसे मैं भी कोरोना चल रहा है, कोरोना में जाहिर सी बात है कि मना था, सब कुछ बंद था, तो भी उस सूरत में व्हाट्सएप से भेज सकते थे कोर्ट, है ना, तो किसी से लेने से मना कर ले। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, उसके लिए स्नेहा ना सब्स्टिट्यूटेड सर्विस भी है, जैसे अभी आपको बताया जाएगा आगे, यहीं पे ऑर्डर 5 में बहुत प्रावधान है, बहुत प्रोविजंस है कि नहीं ले रहा है, मना कर रहा है, गेट बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, भाग गया जानबूझ के, तो क्या होगा, ऐसा करते भी हैं लोग, तो उसके अलग वे आउट है उसका। खैर व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, इससे रिगार्डिंग जो है दिल्ली हाईकोर्ट एक बार देख लेना आप लोग, इससे रिलेटेड जजमेंट के पास में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था सर सीआरपीसी में भी ऐसा ही है। हाँ तो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। अभी ये धीरे धीरे लीगल भी हो जाएगा, जैसे मेल है ऑफिशियल माना जाता है वैसे व्हाट्सएप को भी माना जाने लगेगा। कई कई हाई कोर्ट बोल दिया, तो जो रूल एप्लीकेबल होता है ना, जैसे ये बोल दिया ना प्रोवाइडेड बाय रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट, एक कंसर्न अगर स्टेट है, उस स्टेट की हाई कोर्ट अगर बोल दिए कि भैया ऐसे होगा, ठीक तो ठीक है उसका चलेगा, वो अकॉर्डिंगली ऐसे चलेगा। आप ये मत देखना आपकी सीपीसी में सर ऑर्डर में कहाँ लिखा है, ये मत बोलना। वो हाई कोर्ट के पास पावर है कि रूल्स बना सकते हैं, ठीक है, तो वो जो हाई कोर्ट रूल बनाएगी वो प्रिवेल करेगा। सब सेक्शन 4 सब रूल 4 देख लेते हैं, यानी कि जो सब रूल 1 में बताएगा उसे आप भूल जाओ। Notwithstanding anything contained in sub rule 1 where a defendant decide outside the jurisdiction of the court, तो वो हमने पढ़ा था कि अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रह रहा है तो फिर ऐसे कोर्ट करेगी। लेकिन अब यहाँ पे 4 में कह रहे हैं कि जो सब रूल 1 में लिखा है उसे आप भूल जाइए। अगर डिफेंडेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रह रहा है, जहां पे सूट दायर किया गया था उस सूट के पास, ऐसा तो नहीं है ना कि वही डिफेंडेंट रह रहा है, हो सकता है यस जो नोएडा में रह रहा हूँ, लड़ाई हमसे यहाँ पे हुई है ना, इनका एक मकान यहाँ पे भी था या किसी वजह से यहाँ से लड़ाई हो गई इनसे मेरी। अब भाई ये तो रहते हैं, मैं तो दिल्ली में ही सब्जेक्ट मैटर जो है प्रॉपर्टी की, अभी हमने पढ़ाया था आपको, प्लेस ऑफ सूट कैसे डिसाइड करेंगे, प्रॉपर्टी दिल्ली में, तो मैं दिल्ली वाले कोर्ट में सूट दायर करूंगा, तो दिल्ली वाले सूट में सूट दायर किया, लेकिन यश तो रहते हैं नोएडा में, तो फिर दिल्ली वाली कोर्ट जो है कैसे इनको सम्मन इशू करेगी, ये बता रहा है 4।
And the court directs that the service of summons on that defendant may be made by such mode of service of summons as is referred to in sub rule 3 except by registered post acknowledgement due. अब ये कहना कोर्ट ने अगर ये डायरेक्ट किया है कि जो सब रूल 3 में बताए गए यानी कि स्पीड पोस्ट, मेल, फैक्स, ठीक है, ट्रांसमिटिंग के द्वारा है ना, ट्रांसमिट करके या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू बताया है जिसमें रजिस्टर्ड पोस्ट को छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा द प्रोविजन ऑफ रूल 21 शैल नॉट अप्लाई। तो ये कह रहा है वहां पे रूल 21 का जो प्रोविजन है, ये रूल इसी में रूल 21 इसी में पढ़ेंगे, ये कह रहे हैं जो रूल 21 है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1, जहां पे डिफेंडेंट जो है कोर्ट, जिस कोर्ट में सूट दायर किया गया था उस कोर्ट में न रहते हुए उस जुरिस्डिक्शन के बाहर रह रहा है, और कोर्ट ये डायरेक्ट करती है कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन दैट डिफेंडेंट मे बी मेड बाय सच मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन एज इज रिफर्ड टू इन सब रूल 3, द प्रोविजन ऑफ रूल 21 शैल नॉट अप्लाई। तो कह रहे हैं 21 का प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होगा। अब इसी वक्त मैं बता दे रहा हूं कि जो रूल 21 है वो क्या कहता है। ये कहता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। ये कह रहे हैं कि शैल नॉट है, शैल है, एक मिनट, कैसे सूट फाइल होगा, कैसे क्या होगा, वो कह रहे हैं वहां पे 21 यहाँ पे लेकिन अप्लाई नहीं होगा। और 1 जो है उसके अलावा नॉट विद स्टैंडिंग, यहाँ पे 1 को नहीं ध्यान देना, सब रूल 1 को, जहाँ पे डिफेंडेंट ये है तो ऐसे कोर्ट उसको किसी भी जो 3 में बताया गया सब रूल 3 में कोई भी मोड वो ऑप्ट करके उसको सर्विस ऑफ समन्स किया जाता है। हाँ, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट को आप छोड़ दीजिए। 5. When an acknowledgement or any other receipt purporting to be signed by the defendant or his agent is received by the court, or postal article containing the summons is received back by the court with an endorsement purporting to have been made by a postal employee or by any person authorized by the courier service to the effect that the defendant or his agent had refused to take delivery of the postal article containing the summons or had refused to accept the summons by any other means specified in sub rule 3 when tendered or transmitted to him. Court issuing the summons shall declare that the summons had been duly served on the defendant. तो कितने होशियार इस प्रोविजन बनाया है, यानी कि कह रहे हैं कि जहां पे एक एक्नॉलेजमेंट या कोई और रिसीट्स है purporting to be signed by the defendant or his agent is received by the court, कोर्ट के थ्रू वो रिसीव कर लिया गया, यानी कि जाहिर सी बात है जो भी बंदा जाएगा, चाहे कोर्ट का प्रॉपर ऑफिसर जा रहा है, चाहे कोर्ट ने एक एजेंसी को हायर किया था डिलीवरी के लिए वो गया, जो कोई भी गया उसे एक एक्नॉलेजमेंट साइन करवाया गया, तब देगा ना डॉक्यूमेंट, पहले साइन करवाएगा। तो जो भी वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया, जो अदर रिसीट्स है ना, जो बैंक के कोर्ट के पास वापस आए, तो अगर आ गए हैं रिसीव, उसने साइन कर दिया, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो मान के चला जाएगा, डी इंफेक्शन लेके चला जाएगा कि हाँ उसको सब हो गए हैं सब, है ना। बाद में डिफेंडेंट नहीं मना करवाने, नहीं हमें कहाँ मिला था, सम्मन कहाँ मिला, इसलिए मैं अपीयर नहीं हुआ या इसलिए मैं रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, कहाँ मिला मुझे, ऐसे नहीं बोल सकता। तो वही प्रूफ होता है कि सर्विस हो गई है सम्मन की। Or his agent is received by the court or postal article containing summons is received back by the court with an endorsement purporting to have been made by a postal employee or by any person authorized by the courier service to the effect that the defendant or his agent had refused to take delivery of the postal article containing the summons or had refused to accept the summons by any other means specified in sub rule 3। और ये भी अगर कोर्ट को बाद में पता चलता है, क्या होता है जब बंदा लेके जाता है तो वो जब मना कर देता है लेने से, तो उसके बैक पे लिख देते हैं कि डिनाइड बाय द डिफेंडेंट और डिनाइड बाय द रिसीवर, वो वही ले जाके फिर कोर्ट में दे देते हैं कि साहब देखिए वो मना कर दिया। तो इसको मना करने पे भी कोर्ट ये मान के चलेगी कि हाँ सब हो गया था, वो आपकी गलती, आपने नहीं लिया, आपने मना क्यों किया, है ना, मान के चला जाएगा। और फिर अगर 30 दिन के अंदर आप नहीं फाइल करते रिटर्न स्टेटमेंट या कुछ और होता है, तो वही डेट उठाया जाएगा कि यहीं से लिया जाएगा कि आपने मना कर दिया था। अब आप मना करते रहो, मान के चला जाएगा कि सम्मन ड्यूली सर्व हो गया हमारी तरफ से, आपने मना किया, क्या किया वो आपकी गलती है, ठीक है। When tendered or transmitted to him, the court issuing the summons shall declare, कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगी कि सम्मन जो है ड्यूली सर्व हो चुका है डिफेंडेंट पे, हो चुका है डिफेंडेंट पे, तो डिफेंडेंट के कंधे पे अब लायबिलिटीज आ गई कि वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करे वहां से 30 दिन के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे होता तो फिर तो हर कोई मना करने लग जाता। Provided that where the summons was properly addressed, prepaid and duly sent by registered post acknowledgement due, declaration referred to in this sub rule shall be made notwithstanding the fact that the acknowledgement having been lost or mislaid
or for any other reasons has not been received by the court within 30 days from the date of issue of summons. तो ये प्रोविजन में बोल रहा है कि जहां पे सम्मन्स को प्रॉपर्ली एड्रेस्ड करके प्रीपेड एंड ड्यूली सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट का पेमेंट करके उसको दिया गया था. Declaration referred to in this sub rule shall be made notwithstanding the fact that the acknowledgement having been lost or misled or for any other reason has not been received by the court within 30 days from the date of issue of summons. तो ये कह रहे हैं कि वहां पे फिर डिक्लेरेशन जो दिया जाएगा, डिक्लेरेशन रिफर टू इन दिस सेक्शन शैल सब रूल शैल बी मेड नॉट विथ स्टैंडिंग, कह रहे हैं इस बाबत डिक्लेरेशन दिया जाएगा. यानी कि डिक्लेरेशन का सेंस क्या, ठीक है सामने वाले को मिल गया है, कह रहे नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट द एक्नॉलेजमेंट हैविंग बीन लॉस्ट और मिसलेड, चाहे वो एक्नॉलेजमेंट साइन करवा के लाया, वो लॉस्ट हो गया हो, मिसलेड हो गया, कुछ भी हो गया, या कोई और रीजन हो जिसके थ्रू कोर्ट को ना रिसीव हुआ हो. समन इशू ऑफ समन्स के 30 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं रिसीव हुआ तो ये सब कुछ नहीं माना जाएगा, और माना जाएगा कि जो है समन्स जो है प्रॉपर्ली एड्रेस हो गया था, प्रॉपर्ली डिलीवर हो गया. हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज एज द केस में भी शैल प्रिपेयर ए पैनल ऑफ कोरियर एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल 1. सब रूल 1 में भी आपको बताया गया कि कोरियर एजेंसी को हायर कर सकते हैं. यहाँ पे ना दिखाया गया आपको ये सच कोरियर सर्विसेज है ना, एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. तो इस पर्पस के लिए खास तौर पे, क्योंकि घपलेबाजी बहुत होती है, प्रॉपर ऑफिसर जाता है लेके वो पैसा खा लेता है, पता चला डिफेंडेंट जान रहा है, उसको 100 रुपए दे दिया, यार ठीक है जाके कह दो नहीं हूं मैं, नहीं सर हुआ, मुझे और टाइम मिल जाएगा. इस तरीके से चीजें होती है. तो कभी कभी कोर्ट क्या करते हैं कि कोरियर सर्विसेज से अपॉइंट कर लेती है. तो वो अपॉइंट करने के लिए ये लोग मिलके करते हैं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज ना, वो शैल प्रिपेयर करेंगे एक कोरियर एजेंसी का पैनल सब रूल 1 के पर्पस है कि टाइमली सब कुछ हो सके, घपलेबाजी ना हो सके, हम अगर भेजे संबंध तो सामने वाले को मिल जाए, सामने वाला इसको इग्नोर ना कर सके. अदरवाइज क्या होता है ना, इससे लिटिगेशन बढ़ते रहते हैं. मैं एक चपरासी को अगर भेज दूं, जाहिर सी बात है वो बेचारा 100 रुपए 200 रुपए का भूखा रहता है, डिफेंडेंट के पास जाएगा तो डिफेंडेंट पूछेगा अच्छा संबंध है, अरे यार ठीक है 100 रुपया लो जाओ तुम वापस, कह देना नहीं है, वो बेचारा 100 रुपया ले लेगा. जितने लो लेवल का आदमी रहेगा अब उसकी वजह से फिर ये होगा, सर्विस नहीं हुआ संबंध का, फिर डिले होगा, दोबारा संबंध भेजा जाएगा, फिर ऐसे मतलब कचड़ा हो जाएगा ना, फिर तो लिटिगेशन पेंडिंग हो जाएंगे. तो इसलिए पैनल बनाना जरूरी हो जाता है. 9A में देख लेते हैं समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस. अब जो मैंने बात कही थी आपसे 9 के बाद ये ऐड कर दिया गया अमेंडमेंट में, ये प्लेंटिफ मांगता है कोर्ट से कि साहब हमें दे दीजिए हम पहुंचा देंगे. तो ये कह रहे हैं कोर्ट में ऐसा कर सकते हैं, कोर्ट में ऐसा जरूरी नहीं करेगी, कोर्ट में इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स अंडर रूल 9. रूल 9 के तहत जो कोर्ट की जिम्मेदारी है समन को इश्यू करना, वो करके उसके एडिशन में, वो करने के बाद भी, यानी कि जो उनको करना है जिस तरीके से सब रूल 3 के अकॉर्डिंग करना है, कोरियर कर दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया, ईमेल कर दिया, फैक्स, वो सब करने के बाद इन एडिशन वो प्लेंटिफ को भी दे सकते हैं कि हाँ ठीक है जाके तुम भी दे देना, तुम जो बोल रहे हो कि तुम जानते हो कहाँ रहता है, तुम्हें पता होगा, तुम दे सकते हो. तो द कोर्ट में इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स अंडर रूल 9 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ फॉर द इश्यू ऑफ ए समन्स, प्लेंटिफ एप्लीकेशन लगा रहा कोर्ट में कि साहब मुझे आप दे दीजिए, वो अप्लाई कर रहा कोर्ट में, मुझे आप दे दीजिए मैं दे दूंगा, नहीं तो वो बहुत ऐसा है वैसा है, नहीं मिलेगा आपको, आपके बंदों को नहीं मिलेगा, मैं आप मुझे दे दीजिए मैं उसको दे दूंगा, इस तरीके से बोल सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है. एप्लीकेशन लगाया तो कोर्ट ऐसा कर सकती है, उसको डिफेंडेंट के अपीयरेंस के लिए समन जो इशू करना है उसके पर्पस से उसको दे सकती है कोर्ट प्लेंटिफ को. Permit such plaintiff to effect service of such summons on such defendant and shall in such a case deliver the summons to such plaintiff for service. ठीक है, तो ये कहते हैं परमिट कर सकती है ऐसे प्लेंटिफ को जिसने एप्लीकेशन लगाया है, किस लिए, टू इफेक्ट सर्विस ऑफ सच समन, ऐसे समन्स को इफेक्टिव में लाने के लिए, सर्विस देने के लिए, ऑन सच डिफेंडेंट एंड शैल इन सच केस डिलीवर द समन्स टू सच प्लेंटिफ फॉर सर्विस. और इस मकसद से प्लेंटिफ को वो समन्स डिलीवर कर दिए जाएंगे. एक कॉपी ऐसा मत समझना कि पूरा का पूरा एक कॉपी उसको भी समन कर दिए जाएंगे, बाकी तो कोर्ट वो कर ही रही है, जो जिनको उनको करना है, फैक्स करना है, मेल करना है, व्हाट्सएप करना है, रजिस्टर जो भी करना है वो कोर्ट कर रही है रूल 9 सब रूल 3 के हिसाब से. लेकिन इसके अलावा वो प्लेंटिफ को भी डिलीवर कर सकती है सम्मन, ताकि वो डिफेंडेंट को सर्व कर सके. सब रूल 2 में देख लेते हैं 9A का. रूल 9A है और सब रूल 2 है. सर्विस ऑफ सच समन शैल बी इफेक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच प्लेंटिफ बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू द डिफेंडेंट personally a copy thereof signed by the judge or such officer of the court as the case as he may appoint in this behalf and sealed with the seal of the. तो इसमें क्या करेगा, जाहिर सी बात है सम्मन की सर्विस देगा. कैसे इफेक्ट किया जाएगा, प्लेंटिफ के द्वारा डिलीवरी देके या टेंडर करके, है ना, डिलीवरी मतलब उसके घर पे जाके डिलीवरी दे दिया, टेंडर मतलब उसके हाथ में ले जाके दे दिया डिफेंडेंट को पर्सनली,
है ना, जो जैसा आपने एक कॉपी साइन करके जो प्लेंटिफ को दिया होगा, या जैसा आपने तो कोई और ऑफिसर जो उन्होंने अपॉइंट किया होगा इस बाबत, वो साइन इन करके दे दिया होगा सील लगा के, और अकॉर्डिंगली वो कर रहा होता है, और ऐसा वो करता है। या इसके अलावा वो जो सब रूल 3 में रूल 9 में आपको मेथड्स पढ़ाया गया, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, फैक्स, ईमेल, अदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मोड, उसको वो भी उनमें से कोई भी एक मेथड प्लेंटिफ ऑप्ट कर सकता है ना। वो भी क्या कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं वो जाके हाथ में ही दे, वो भी फैक्स कर सकता है उसकी कॉपी, या रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकता है। 3. Provisions of Rule 16 or 18 shall apply to a summons person is served under this rule as if the person effecting service were a serving officer. जब आप रूल 16 और 18 को पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ क्या है। रूल 16 को जब आप पढ़ेंगे, कौन कौन सा रूल है, रूल 16 18 है, उसमें पढ़ेंगे पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट, है ना, और 18 में है इंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस, वो देख लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रोविजन 16 18 का है वो समवन अगर मान लिया प्लेंटिफ पर्सनली दे रहा है डिफेंडेंट को, तो वही रूल अप्लाई होगा, ऐसे मानते हुए अप्लाई होगा जैसे कि सर्विंग ऑफिसर दे रहा है, ठीक है। 16 और 18 जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 4 में देखिए, इफ सच समन्स when tendered is refused or if the person served refuses to sign an acknowledgement of service or for any reason such summons cannot be served personally, court shall on the application of the party reissue such summons to be served by the court in the same manner as a summons to be defendant. तो ये कह रहा है कि अगर इस तरीके का सम्मन्स, यानी कि किस तरीके का, प्लेंटिफ लेके गया डिफेंडेंट को सम्मन दे रहा था और किसी भी वजह से मान लिया कि डिफेंडेंट रिफ्यूज कर दिया या एक्नॉलेजमेंट नहीं ले पाया वो प्लेंटिफ वहां से, है ना, या पर्सनली उसको नहीं दे पाया, तो कोर्ट पार्टी के एप्लीकेशन पे उसको री इश्यू करेगी सम्मन्स को, और फिर उसी तरीके से करेगी जैसे कि डिफेंडेंट को कोर्ट नॉर्मल वे में करती है। तो ये हमारा 9A हो गया था। जनरली बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ठीक है, हमने पढ़ लिया इसको। 10 में देख लेते हैं मोड ऑफ सर्विस। सर्विस ऑफ समवन शैल बी मेड बाय delivering or tendering a copy thereof signed by the judge or such officer as he appoints in this behalf and sealed with the seal of the court. ये कह रहे हैं मोड क्या होगा सर्विस का, ये कह रहे हैं जाहिर सी बात है समवन जो डिलीवरी करके या टेंडरिंग करके उसकी कॉपी, जो एक कॉपी जिस साहब ने उसको साइन किया है या कोई भी ऑफिसर जो उन्होंने अपॉइंट किया है वो इस बिहाफ पे वो सील्ड और साइन होनी चाहिए समन्स, और अकॉर्डिंगली वो डिलीवर किए जाते हैं या टेंडर किए जाते हैं। 11 में देख लेते हैं सर्विस ऑन सेवरल डिपेंडेंट्स। ये कह रहे हैं कि अगर मान ले हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि एक से ज्यादा डिपेंडेंट्स हो, तो क्या हर डिपेंडेंट को अलग अलग किया जाएगा, या एक डिपेंडेंट नोएडा में है, एक डिपेंडेंट दिल्ली में है, एक डिपेंडेंट कहीं और है, क्या अलग अलग सबको सम्मन इश्यू किया जाएगा, या एक सम्मन एक डिपेंडेंट को इश्यू कर दिया जाएगा, वही तीनों को बता देगा, कुछ इस तरीके से देखते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड where there are more dependent than one, service of someone shall be made on each dependent। तो आपको each dependent याद रखना है, 10 डिपेंडेंट है तो 10 को अलग अलग समझ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। 12 सर्विस टू बी एंड ऑन डिपेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट। ये कह रहे हैं वेयर एवर इट इज प्रैक्टिकेबल सर्विस शैल बी मेड ऑन द डिपेंडेंट इन पर्सन अनलेस ही हैज एन एजेंट empowered to accept service, in which case service on agent shall be sufficient। तो ये कह रहे हैं कि मान ले जहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि उसको इन पर्सन डिफेंडेंट को ही सर्व किया जा सके समन्स, तो उसको सर्व किया जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन वो एजेंट रखा है, एजेंट को एम्पावर किया है कि भैया तुम जो है समन की सर्विस लेना, तो उस केस में सर्विस जो है उसमें एजेंट को अगर कर दिया जाए तो वही सफिशिएंट होगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि एजेंट का जो काम होता है, एजेंट अगर कोई काम कर रहा है तो डीम मान के चला जाएगा कि वो प्रिंसिपल को ही किया जा रहा है। तो एजेंट को अगर संबंध हो गए हैं, सर्व हो गए हैं, तो डीम फिक्शन लेके चला जाएगा, कोर्ट ये मान के चलेगी अपने मन में कि वो बता दिया होगा अपने मालिक को, यानी कि डिपेंडेंट को पता चल गया होगा। डिपेंडेंट ये बात में डिनाई नहीं कर सकता, नहीं आपने एजेंट को दिया था, एजेंट ने मुझे 10 दिन बाद बताया, मुझे पता नहीं चल पाया तो मैंने फाइल नहीं किया रिटर्न, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने उसको एजेंट बनाया था तो क्यों बनाया था फिर, है ना। वंस यू हैव एम्पावर्ड टू योर एजेंट, सो इफ द समन्स हैज बीन इश्यूड टू योर एजेंट, इट शैल बी ट्रीटेड that the someone has been issued to you or to the defendant, ठीक है। तो ये 12 हमारा हो गया। तो हमारा 10 में मोड ऑफ सर्विस है, और 11 बताता है, रूल 11 बताता है कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हो तो क्या हर डिफेंडेंट को इशू करना होगा, यस हमने देख लिया। 12 बताता है
कि डिफेंडेंट को इन पर्सन जहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो करिए, नहीं तो अगर उसका एजेंट भी, अगर उसको एजेंट को इंपावर किया तो एजेंट को अगर आप दे देंगे तो वही सफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने एजेंट को भी देना है और डिपेंडेंट को भी देना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज हमारी क्लास चली गई, आज संडे था, थोड़ा मैं प्रवचन दे दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।